ऑलराइट बच्चों, तो पिछले चैप्टर में हमने बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स और प्रोसेसेस समझे थे। आसान भाषा में हमने हाउ पार्ट कवर किया था। अब इस चैप्टर में हम इसके व्हाट और व्हाई पर फोकस करेंगे। मतलब हम इस अमेजिंग साइंस को लैब से निकालकर रियल वर्ल्ड में इसके एप्लीकेशंस देखेंगे। हम समझेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी हमारी लाइफ को, हमारे एग्रीकल्चर को, हमारे मेडिसिन को कैसे बदल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो इस स्लाइड में देखो ये है हमारा आज का पूरा रोड मैप। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर हम सीधा जंप करेंगे एग्रीकल्चर में इसके यूज पर, उसके बाद मेडिसिन में इसके कमाल देखेंगे, फिर हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और लास्ट में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इस टेक्नोलॉजी से जुड़े कुछ एथिकल सवालों पर भी बात करेंगे। तो इस स्लाइड में हम शुरू कर रहे हैं अपने पहले सेक्शन से, बायोटेक अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। जैसा कि टाइटल कह रहा है, फ्रॉम लैब टू लाइफ, हम यहां समझेंगे कि कैसे लैब में की गई रिसर्च हमारी रियल लाइफ में प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बन जाती हैं। तो पहला सवाल, बायोटेक्नोलॉजी है क्या? अब इस स्लाइड में देखो, इसकी कोर डेफिनेशन दी गई है। इस कॉन्टेक्स्ट में बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जैसे कि माइक्रोब्स, फंगी, प्लांट्स या एनिमल्स का इस्तेमाल करना। किस लिए? इंडस्ट्रियल स्केल पर चीजें बनाने के लिए। हम यहाँ बायोफार्मास्यूटिकल्स यानी बायोमेडिसिन्स और दूसरे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ इंडस्ट्रियल स्केल कीवर्ड है, मतलब छोटा मोटा लैब एक्सपेरिमेंट नहीं, बल्कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। अब इस स्लाइड में हम बायोटेक रिसर्च के 3 सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज देखेंगे। पहला है सबसे अच्छा कैटलिस्ट प्रोवाइड करना। कैटलिस्ट यहाँ पर क्या हो सकता है? कोई बेहतर बनाया गया माइक्रोब या फिर एक प्योर एंजाइम, बेसिकली वो चीज़ जो हमारा काम करेगी। दूसरा, उस कैटलिस्ट के काम करने के लिए एकदम आदर्श यानी ऑप्टिमल कंडीशंस क्रिएट करना। सही टेम्परेचर, सही पीएच, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। और तीसरा, जब प्रोडक्ट बन जाए तो उसकी साफ सफाई यानी प्यूरिफिकेशन करना। इसे कहते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि ये एक 3 स्टेप प्रोसेस है। बेस्ट टूल चुनो, उसके लिए सही माहौल बनाओ और फिर फाइनल प्रोडक्ट को प्यूरिफाई करो। चलिए अब इस स्लाइड में हम अपने अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है एग्रीकल्चर। देखो, दुनिया की आबादी बढ़ती जा रही है और सबके लिए खाना प्रोड्यूस करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आइए देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी एक बेहतर फसल, एक बेटर हार्वेस्ट इंजीनियर करने में हमारी कैसे हेल्प कर रही है। इस स्लाइड में हम प्रॉब्लम को समझते हैं। हम सब जानते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने फूड प्रोडक्शन को लगभग 3 गुना कर दिया था, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए ये भी अब काफ़ी नहीं है। इसके अलावा हम खेती में जिन एग्रोकेमिकल्स यानी फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स पर डिपेंड करते हैं, वो बहुत महंगे होते हैं और एनवायरनमेंट और हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं। तो साफ है कि हमें एक नए बेहतर अप्रोच की ज़रूरत है। तो इस स्लाइड में हम सोल्यूशन की बात करेंगे और वो है जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी जीएम प्लांट्स। इसके फायदे क्या हैं? पहला, ये एबायोटिक स्ट्रेस जैसे कि ठंड, सूखा या मिट्टी में ज़्यादा नमक को बेहतर झेल पाते हैं। दूसरा, इनकी वजह से केमिकल पेस्टिसाइड्स पर हमारी निर्भरता कम हो जाती है। तीसरा, फसल काटने के बाद जो नुकसान होता है वो कम हो जाता है। चौथा, ये पौधे मिट्टी से मिनरल्स को ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ कर पाते हैं। और पांचवा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा सकते हैं, जिसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है गोल्डन राइस, जिसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है। अब इस स्लाइड में इस इमेज को ध्यान से देखो। अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स, राइट? राइट साइड में एक एकदम स्वस्थ हेल्दी कॉटन का बोल है और लेफ्ट साइड में एक बोल है जिसे बोलवॉर्म्स नाम के कीड़े ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। ये जो जमीन आसमान का फर्क आप देख रहे हो, ये बायोटेक्नोलॉजी का कमाल है, खासकर एक जीएम कॉटन वैरायटी का जिसे हम बीडी कॉटन कहते हैं। पेस्ट रेजिस्टेंस का इससे बेहतर विजुअल एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। तो इस स्लाइड में हम समझेंगे कि ये बीटी टॉक्सिन आखिर काम कैसे करता है। जब कोई कीड़ा इस पौधे को खाता है तो वो एक इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन को अपने अंदर ले लेता है। अब उस कीड़े के गट का जो पीएच होता है वो एल्कलाइन होता है। ये एल्कलाइन पीएच इस इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन को एक एक्टिव टॉक्सिन में बदल देता है। ये एक्टिव टॉक्सिन कीड़े के मिडगट के सेल से चिपक जाता है और उनमें छेद यानी पोर्स बना देता है। इससे सेल्स में पानी भर जाता है, वो सूज जाते हैं और फट जाते हैं। इस प्रोसेस को लाइसिस कहते हैं और बस कीड़ा मर जाता है। और हाँ, ये प्रोटीन क्राइजीन से बनता है। ये हमारे लिए इसलिए सेफ है क्योंकि हमारे गट का पीएच एसिडिक है, इसलिए ये टॉक्सिन हमारे अंदर कभी एक्टिवेट ही नहीं होता। चलो अब इस स्लाइड में एक और जबरदस्त एग्जाम्पल देखते हैं। स्क्रीन पर देखो, लेफ्ट साइड में तंबाकू के पौधे की जड़ें हैं जो नीमेटोड्स नाम के कीड़ों से इन्फेक्टेड है और इस वजह से उनमें गांठ जैसी ग्रोथ्स हो गई हैं। और राइट साइड में एक एकदम हेल्दी प्रोटेक्टेड ट्रांसजेनिक रूट है। ये जो प्रोटेक्शन है, ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग टेक्निक से आती है जिसे कहते हैं आरएनए इंटरफेरेंस या आरएनआई।
ये हमें पौधों को जमीन के नीचे के दुश्मनों से बचाने में मदद करती है। ओके, इस स्लाइड में हम आरएनआई के प्रोसेस को समझेंगे, जो सुनने में थोड़ा ट्रिकी लग सकता है। हम क्या करते हैं, नीमाटोइड के स्पेसिफिक जीन्स को पौधे के अंदर डाल देते हैं। अब पौधे के सेल्स दो तरह के आरएनए बनाते हैं, सेंस और एंटीसेंस। ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं और आपस में जुड़कर एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए यानी डीएसआरएनए बना लेते हैं। ये डीएसआरएनए उस नीमाटोइड के स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए यानी एमआरएनए को टारगेट करता है और उसे साइलेंस कर देता है। सोचो, ये एक जेनेटिक म्यूट बटन की तरह है। जब नीमाटोइड का जरूरी एमआरएनए ही काम नहीं करेगा तो वो जरूरी प्रोटीन्स नहीं बना पाएगा और इसलिए वो पौधे में जिंदा नहीं रह सकता। अब इस स्लाइड से हम अपना फोकस एग्रीकल्चर से मेडिसिन की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ने मेडिसिन के फील्ड में एक क्रांति ला दी है। इसकी वजह से हम ज़्यादा सेफ और ज़्यादा इफेक्टिव थेरेप्यूटिक ड्रग्स को बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस स्लाइड में चलो इंसुलिन का एग्जाम्पल लेते हैं। पहले के ज़माने में डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए इंसुलिन कैटल और पिग्स के पैनक्रियाज से निकाला जाता था। इससे कई प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि ये एक फॉरेन प्रोटीन था। इससे कुछ लोगों को एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते थे और इसकी सप्लाई भी लिमिटेड थी। लेकिन अब हम ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया को जेनेटिकली इंजीनियर करके इंसुलिन बनाते हैं। ये इंसुलिन बिल्कुल ह्यूमन इंसुलिन जैसा होता है, इसलिए कोई एलर्जी का रिस्क नहीं होता और हम इसकी अनलिमिटेड सप्लाई प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये है कि ये टेक्नोलॉजी एकदम गेम चेंजर साबित हुई है। तो इस स्लाइड में देखो कि अमेरिकन कंपनी इलाई लिली ने 1983 में ये अचीव कैसे किया। ये प्रोसेस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ह्यूमन इंसुलिन की जो दो चेन्स होती हैं, चेन ए और चेन बी, उनके डीएनए सीक्वेंसेस तैयार किए। फिर उन्होंने इन दोनों सीक्वेंसेस को अलग अलग ई कोलाई प्लाज्मिड्स में डाल दिया। इसका मतलब बैक्टीरिया ने चेन ए और चेन बी अलग अलग प्रोड्यूस की। इसके बाद इन चेन्स को एक्सट्रैक्ट किया गया और उन्हें डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़कर फंक्शनल ह्यूमन इंसुलिन बना दिया गया। असली ब्रेक थ्रू यही था कि चेन्स को अलग अलग बनाकर बाद में कंबाइन किया गया। अब इस स्लाइड में हम एक और रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, जीन थेरेपी। इसके नाम से इसका मतलब समझो, जीन का इलाज। बेसिकली ये ऐसे मेथड्स का कलेक्शन है जिनका मकसद किसी जेनेटिक डिफेक्ट को ठीक करना है। किसी बीमारी के सिम्टम्स को ट्रीट करने के बजाय जीन थेरेपी उसके रूट कॉज यानी फॉल्टी जीन को ठीक करने की कोशिश करती है। इसमें एक नॉर्मल जीन को पेशेंट के सेल्स में डाला जाता है ताकि वो नॉन फंक्शनल जीन की कमी को पूरा कर सके। इस स्लाइड में आइए इसका पहला रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। 1990 में एक 4 साल की लड़की पर पहला जीन थेरेपी ट्रायल किया गया। उसे एडीए डेफिशिएंसी नाम की बीमारी थी, जिसमें एक इंपॉर्टेंट एंजाइम एडेनोसिन डीएमिनेज बनाने वाला जीन ही नहीं था। इससे इम्यून सिस्टम काम करना बंद कर देता है। प्रोसीजर क्या था? पेशेंट के ब्लड से लिम्फोसाइट्स यानी इम्यून सेल्स निकाले गए। एक रेट्रोवायरल वेक्टर की मदद से उनमें फंक्शनल एडीए जीन डाला गया और फिर इन जेनेटिकली इंजीनियर्ड सेल्स को पेशेंट की बॉडी में वापस डाल दिया गया। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन थी, लिम्फोसाइट्स हमेशा जिंदा नहीं रहते, इसलिए ये एक परमानेंट क्योर नहीं था और पेशेंट को बार बार ये ट्रीटमेंट लेना पड़ता था। चलिए अब इस स्लाइड में हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके डीएनए को हमने ऑल्टर यानी चेंज किया है। उनमें एक एक्स्ट्रा फॉरेन जीन डाला जाता है जिससे वो एक्सप्रेस करते हैं। चलो एक्सप्लोर करते हैं कि साइंटिस्ट ऐसा करते क्यों हैं। अब ये नंबर देखो स्क्रीन पर, 95%। ये काफ़ी सरप्राइजिंग हो सकता है। जितने भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स आज एग्जिस्ट करते हैं, उनमें से 95% से ज़्यादा सिर्फ चूहे यानी माइस हैं। सोचो ज़रा, ऐसा क्यों होगा? इसका रीज़न है कि उनकी लाइफ साइकिल बहुत छोटी होती है। वो बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं और उनकी जेनेटिक्स को हम बहुत अच्छे से समझते हैं। ये सब उन्हें रिसर्च के लिए एक आइडियल मॉडल बनाता है। तो स्लाइड में हम समझेंगे कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाने का पर्पस क्या है। इसके कई इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। पहला, हम उन्हें नॉर्मल फिजियोलॉजी यानी बॉडी फंक्शंस और जीन रेगुलेशन को स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा, हम उन्हें ह्यूमन डिजीजेस जैसे कैंसर या अल्जाइमर्स के मॉडल के तौर पर यूज़ करते हैं ताकि नए ट्रीटमेंट्स टेस्ट कर सकें। तीसरा, उनसे यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। चौथा, वैक्सीन्स की सेफ्टी टेस्ट करने के लिए, जैसे पोलियो वैक्सीन को पहले चूहों पर टेस्ट किया गया था। और पांचवां, केमिकल्स और ड्रग्स कितने टॉक्सिक हैं ये टेस्ट करने के लिए। तो ये रिसर्च में बहुत वैल्यूएबल टूल हैं। इस स्लाइड में एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, रोजी द काउ। 1997 में रोजी पहली ट्रांसजेनिक काउ बनी। उसे इस तरह से इंजीनियर किया गया था कि उसका दूध एक ह्यूमन प्रोटीन जिसका नाम है अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन प्रोड्यूस करे। इससे उसका दूध नॉर्मल काउ मिल्क के कंपैरिजन में ह्यूमन बेबीज के लिए ज़्यादा न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड बन गया।
ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाने का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो इस स्लाइड में हम अपने आखिरी और शायद सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर आ गए हैं, द एथिकल क्वेश्चंस। देखो, जब साइंस हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मैनिपुलेट करने की पावर देती है तो उसके साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। इस सेक्शन में हम बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े नैतिक सवालों पर बात करेंगे। इस स्लाइड में हम एक बहुत जरूरी टर्म को डिफाइन करेंगे, बायोपायरेसी। बायो मतलब बायोलॉजिकल और पायरेसी का मतलब आप जानते ही हैं, चोरी या डकैती। तो ये तब होता है जब बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज या दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस किसी देश के बायो रिसोर्सेज या वहां के लोगों की ट्रेडिशनल नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं बिना उनसे प्रॉपर परमिशन लिए और बिना उन्हें कोई पैसा दिए। सीधे शब्दों में ये बायोलॉजिकल संसाधनों की चोरी है। इस स्लाइड में बायोपायरेसी का एक क्लासिक एग्जाम्पल है हमारे अपने बासमती चावल का केस। देखिए, सदियों से इंडिया में बासमती की 27 से ज़्यादा अलग अलग वैरायटीज़ उगाई जा रही हैं। ये हमारी एग्रीकल्चरल हेरिटेज का हिस्सा है। लेकिन 1997 में एक अमेरिकन कंपनी ने इंडियन फार्मर्स की वैरायटीज से ही डिराइव करके एक नई बासमती वैरायटी पर पेटेंट ले लिया। इस पेटेंट से उस कंपनी को इस नई बासमती को बेचने का एक्सक्लूसिव राइट मिल जाता और हो सकता है वो दूसरों को ट्रेडिशनल बासमती बेचने से भी रोक पाते। ये सदियों की ट्रेडिशनल नॉलेज का साफ साफ एक्सप्लॉयटेशन था। और इस स्लाइड के साथ हम इस लेक्चर को एक सवाल पर खत्म करेंगे। GEAC क्या है और ये इंडिया के लिए इतना जरूरी क्यों है? चलो मैं आपको एक हिंट देता हूं। GEAC का फुल फॉर्म है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। ये इंडियन गवर्नमेंट की वो बॉडी है जो फैसले लेती है कि कौन सी GM रिसर्च सही है और क्या किसी GM ऑर्गेनिज्म को पब्लिक यूज के लिए इंट्रोड्यूस करना सेफ है या नहीं। अब आप सोचिए, ऐसी एक रेगुलेटरी बॉडी का होना हमारे देश के लिए इतना क्रूशल क्यों है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके जरूर बताइए आप नेक्स्ट कौन सा चैप्टर देखना चाहते हो।